मेरा नाम सुनैना है। हम 4 बहनें और एक भाई है। भाई हमारा तीसरे नंबर का है। मेरी 2 बड़ी बहनों से छोटा। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अब भाई की शादी की बारी है, मगर वह शादी नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि पहले वह अपनी बाकी 2 बहनों की शादी करवाना चाहता है, उसके बाद ही अपनी शादी करेगा। मम्मी उसे समझाती रहती थीं कि पहले तुम अपनी शादी कर लो, घर में बहू आ जाएगी तो बेटियों की शादी करना आसान हो जाएगा। लेकिन वह मम्मी की बात नहीं मानता था। मैंने तो मम्मी से साफ कह दिया था कि मैं पहले पढ़ाई करना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती। जबकि मेरी सबसे छोटी बहन को पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। मैंने मम्मी से कहा कि अगर आप चाहो तो उसकी शादी कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है और मुझसे छोटी एक और बहन है। मेरा भाई जिस कॉलेज में पढ़ता है, वहाँ का उसका एक दोस्त कभी कभी हमारे घर आता है। वह देखने में अच्छा है और मेरे भाई की उम्र का है। मगर मैंने नोटिस किया था कि जब भी वह हमारे घर आता था, मुझे बड़े गौर से देखता था और मुझे देखकर हल्के हल्के मुस्कुराता था। मैंने कभी उसकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वह अपने आप को क्या समझता था। एक बार मैं घर पर अकेली थी जब वह मेरे भाई के बारे में पूछते हुए हमारे घर आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी मम्मी आ गई और वह घबरा गया। मैं धीरे धीरे उसके इशारे समझने लगी थी और मुझे वह लड़का बुरा लगने लगा। शक्ल सूरत का अच्छा था, मगर उसकी नीयत खराब थी। मैंने उसके बारे में मम्मी और भाई को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके कारण मेरे भाई की दोस्ती खराब हो। अब जब भी वह घर आता, मैं दूसरे कमरे में चली जाती। वह मुझे ढूंढता, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मुझे फालतू बातों में पड़ने का डर था कि कहीं मेरी पढ़ाई खराब न हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई, तो देखा कि घर में मेहमान हैं। ये लोग मुझे नए लगे, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मेरी छोटी बहन ने बताया कि ये भैया के दोस्त अभिषेक की फैमिली है। मैंने पूछा, इनके घर में क्या कर रहे हैं? मेरी बहन हंसने लगी और बोली, ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं अभिषेक के लिए। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, उस लड़के ने इतनी हिम्मत कैसे की कि अपनी माँ को रिश्ता लेकर भेज दिया? मेरी बहन कहने लगी, दीदी, लड़का बहुत अच्छा है और आप नहीं जानती कि भैया के सभी दोस्तों में अभिषेक सबसे अमीर है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है जो अभिषेक के नाम है। अगर आपकी शादी उससे हो गई तो आप बहुत खुश रहोगी। मैंने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। मैंने मम्मी से साफ साफ कह दिया है कि मुझे पहले पढ़ाई करनी है और उसके बाद नौकरी। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारे ऊपर पिता का भी साया नहीं है। सिर्फ एक भाई है और उसी की कमाई से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैं नौकरी करके भाई के साथ घर चलाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मम्मी इस रिश्ते को मना कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने कहा, पहले इन्हें जाने दो, फिर देखते हैं। मैं फ्रेश होने चली गई। कुछ समय बाद वे लोग चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आईं और कहने लगीं, सुनैना, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा रिश्ता अभिषेक के घर से आया है। उसने तुम्हें पसंद किया है और उसकी माँ और बहन तुम्हारा हाथ मांगने हमारे घर आई थीं। मैंने लड़के वालों को हाँ कर दी है। अभिषेक बहुत अमीर है और उसके पिता ने उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है। मैंने मम्मी से कहा, आपने हाँ कैसे कर दी? मम्मी बोली, ऐसा रिश्ता किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है। तुम नहीं जानती कि अभिषेक की माँ ने तुम्हारी फोटो देखकर तुम्हें पसंद किया है। वे अगले हफ्ते शादी की डेट फिक्स करने आएंगे। मैं और तुम्हारा भाई इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैंने मम्मी से कहा, मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। मम्मी ने कहा, इतना अच्छा रिश्ता तुम कैसे ठुकरा सकती हो? अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है। मेरी मम्मी खुश होकर मुझे गले से लगाने लगीं और कहने लगीं कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की जिंदगी मुश्किल भरी है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ऐसे अमीर घर में जा रही हो। मैंने कहा, मम्मी, आप सिर्फ पैसे के लिए मेरी शादी क्यों करना चाहती है? अगर वह अमीर है और उसने मुझे कुछ नहीं रखा तो यह मेरे लिए किस काम का? मम्मी ने कहा, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। आखिरकार तुम्हें पसंद किया है और वह तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बिना मुझसे पूछे हाँ कैसे कर दी। घर में सब इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन मैं और आगे पढ़ना चाहती थी। मेरी इच्छा किसी ने नहीं समझी। मैंने भैया से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है,
और वे चाहते थे कि किसी बहन की शादी अभिषेक के घर हो। लेकिन कभी मेरी अभिषेक से बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसका और हमारा कोई मेल नहीं था। वह कहाँ और हम कहाँ। लेकिन फिर भी उसने मुझे पसंद किया और अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजा। मैं इस बात से बहुत खुश था। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी अभिषेक के साथ कर दूंगा। भाई की बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरी बात कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने कहा था कि मैं घर के हालात संभालने के लिए अकेला ही काफी हूँ, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और फिर घरवालों की खुशी के आगे मैंने अपनी खुशी को दबा दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अभिषेक पर आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा यह सपना टूटा था। उसने मेरे घर रिश्ता भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। बल्कि रिश्ता भेजने के बाद तो मैं उससे और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। एक हफ्ते बाद ही उसकी फैमिली हमारे घर आकर शादी की डेट फिक्स कर गई और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी आए थे। लेकिन मैंने उनमें से किसी भी गिफ्ट को खोलकर नहीं देखा था क्योंकि मुझे न तो अपनी शादी में कोई रुचि थी और न ही अपने ससुराल वालों में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन जिस किसी को भी यह बात पता चल रही थी कि मेरा रिश्ता कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक अभिषेक कपूर से लग गया है, वे लोग मुझे बहुत ही भाग्यशाली कह रहे थे। अभिषेक मेरे भाई का दोस्त था। उसने मेरे भाई की भी कई बार मदद की थी। कई बार जब मेरे भाई को पैसों की जरूरत हुई थी तो उसने उसे दे दिए थे, जिसे मेरा भाई फिक्र से ही लौटा देता था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए काफी कुछ जोड़कर रखा था। लेकिन अभिषेक ने भैया से कह दिया था कि उसे दहेज नहीं चाहिए, बस वह मुझे पसंद करता है और उसे सिर्फ मुझसे ही मतलब था। इस बात पर तो मेरे घरवाले उसका और उसकी फैमिली का एहसान मान रहे थे। फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मेरे सारे सपने टूट रहे थे। फिर विदा होकर मैं अपनी ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर थे कि मेरी शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अभिषेक की शादी खूब धूमधाम से की गई थी। मेरा स्वागत भी घर में बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। अभिषेक बहुत खुश नजर आ रहा था, मगर मैं उदास थी। लेकिन अब जो भी था, जैसा भी था, वह मेरा पति था और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मुझे सारी बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं दुल्हन बनी अपने पति का कमरे में इंतजार कर रही थी। शायद मेरा यह इंतजार ज्यादा देर का नहीं था क्योंकि वे लोग तो अमीर हैं और सुबह को देर तक उठते हैं। उनके लिए रात में देर तक जागना तो नॉर्मल सी बात थी। मैं कमरे की सजावट देख रही थी, जो बहुत ही अच्छी थी और कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे मेरा पति कमरे में आया और मेरे करीब बैठ गया। उसने प्यार से मेरा घूंघट उठाया और कहा, तुम नहीं जानती सुनैना, मुझे आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था। फाइनली आज तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने बैठी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। कई बार मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की, मगर हमारे बीच में कोई ना कोई आ जाता था या फिर तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यही वजह थी कि मैंने अपने घर में अपनी पसंद के बारे में बता दिया और मेरी माँ और बहनें खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए चली गईं। मैं अपने पति से कोई बात नहीं कर रही थी। वह कहने लगा, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। जब मैंने यह बात कही तो वह मुस्कुराने लगा था। अभी मैं उससे कुछ और बात करती, इतने में ही उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी और वह एक्सक्यूज मी कहकर बेड से उठा और एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करने लगा। पता नहीं इतनी रात को किसकी कॉल आई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वह बात पूरी करने के बाद मेरे पास आकर दोबारा से बैठेगा। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए अच्छे ख्याल पैदा होने लगे थे। वैसे भी अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं था। इंसान को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हमेशा खुशी खुशी करनी चाहिए। मैं खुश होने लगी थी, मगर शायद मेरी खुशी कुछ समय की ही थी। मेरी थोड़ी सी खुशी को अचानक किसी की नज़र लग गई थी। कॉल पर बात करने के बाद मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, सॉरी सुनैना, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आया है। वह आज सुबह ही आने वाला था, मगर उसकी फ्लाइट लेट हो गई, इसलिए उसे आने में इतना समय लग गया।
बेचारे को मेरी शादी में आना नहीं मिला। वह यहाँ ज्यादा किसी को जानता भी नहीं है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरे अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता। बस मुझे 1 घंटा लगेगा। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर मैं तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट भी लाना भूल गया था, वह भी मम्मी के पास रखा हुआ है। मैं उनसे लेना भूल गया था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जाऊं। मैंने अपने पति से कहा, हाँ, आप चले जाओ। तो मेरा पति कहने लगा, तुम्हें इन दुल्हन के कपड़ों में बहुत भारी भारी महसूस हो रहा होगा। तुम्हें इन्हें चेंज कर लेना चाहिए। रेडी हो जाओ। इन कपड़ों की वजह से तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी। मैं अभी आ जाऊंगा तो अपने हाथों से तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। यह कहकर मेरा पति मुस्कुराने लगा था। मैंने उससे कहा, ठीक है। तो वह कमरे से बाहर चला गया और मैंने सोचा कि हमारे साथ यह सब सामान्य है। जब तक मेरा पति घर आता, मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए और दोबारा से तैयार हो गई, क्योंकि मेरा मेकअप भी थोड़ा खराब हो गया था। मैंने अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकाले तो देखा कि अलमारी में एक से एक डिजाइनर और खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक सिंपल सा सूट निकालकर पहन लिया और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया, और फिर मैं बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। जब बेड पर बैठे बैठे थक गई तो इधर उधर टहलने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया था, मगर मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। जब मैं टहलते टहलते थक गई तो बिस्तर पर लेट गई और सोचा कि आराम कर लेती हूँ। लेकिन अचानक मुझे शोर की आवाज सुनाई दी। यह शोर कैसा था, मैं समझ नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा है और रोने की आवाज आ रही है। मैं घबरा गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरी ननद कमरे में आई और रोते हुए मुझसे लिपट गई। कहने लगी, भाभी, भैया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैं उसके रोने का मतलब नहीं समझ पाई थी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया, भाभी, आपको नहीं पता कि भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। उसकी अचानक बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? वह तो अपने दोस्त को लेने गए हुए हैं। तो मेरी ननद कहने लगी, नहीं भाभी, भैया के रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया को अस्पताल ले जाया गया था, मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं। अपनी ननद की बात सुनकर मेरी तो दुनिया ही उलट गई थी। मैं वहीं खड़ी रह गई। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी ननद मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गई। वहां मैंने देखा कि एक सफेद चादर में लिपटा शव रखा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मेरी सास, पति के भाई बहन सब बुरी तरह से रो रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान कुछ समय पहले मुझसे बातचीत करके गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। मैं अभी अभी तो दुल्हन बनी थी और अब विधवा हो गई थी। मेरी सास मुझे अपने पास बैठाकर रो रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे पति हमें छोड़कर चले गए। मेरे परिवार वाले भी आ चुके थे और मेरा भाई भी रो रोकर बुरा हाल था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। अभिषेक का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं रोते रोते बेहोश हो गई और तब तक रही जब तक अभिषेक का अंतिम संस्कार नहीं हो गया। मेरी मम्मी भी रो रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटी को तो खुशियां मिलने वाली थीं, पर उसे इतना बड़ा दुख मिल गया। मैं अपने पति को याद कर करके पागलों जैसी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति इस दुनिया से इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। वो तो अपने दोस्त को लेने गया था और कह रहा था कि 1 घंटे में वापस आ जाएगा, मगर वो कभी वापस नहीं आया। मेरी सास ने मेरी मम्मी से कहा था कि ये हमारे बेटे की विधवा है, ये हमारे साथ ही रहेगी। कई दिन गुजर गए थे और मेरे परिवार वाले वापस चले गए थे। मैं अपनी ससुराल में विधवा बनकर रह रही थी। मेरे पति की मौत को 1 हफ्ता हो चुका था जब मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरी सास ने मुझे दवाई लेने के लिए कहा, पर दवाई खाने के बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा सिर दर्द कर रहा था और मैं सारा दिन सोती रहती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। मैं पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। कभी अपने आप को पीटती तो कभी घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती। मैं बस चाहती थी कि किसी तरह मुझे राहत मिल जाए। उसी हालत में मैं बेहोश हो गई और शायद 2-3 दिन तक बेहोश ही रही। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया।
एक नर्स मेरे पास थी। उसने पूछा कि अब कैसे महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक हूँ। उसने कहा कि कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी और फिर मुझे कमरे में भेजा जाएगा। मैंने चौंकते हुए पूछा कि किस कमरे में? मेरी फैमिली कहाँ है? मुझे क्या हुआ था? नर्स ने जवाब दिया कि यह पागलखाना है और यहाँ पागल लोगों का इलाज होता है। मैंने उसे कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वो हंसते हुए बोली कि हर पागल यही कहता है। उसके बाद मैंने इधर-उधर देखा तो देखा कि कई मरीज अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने खुद से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ, जबकि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं जोर-जोर से चिल्ला रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात के समय एक वार्डन मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या सच में पागल नहीं हो? मुझे लगा कि वह मेरी मदद करने आई है। मैंने कहा, हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर कहा कि यह लड़की पागल नहीं है, इसे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक देखा और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। फिर वह और वार्डन दोनों कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं खिड़की से देख रही थी कि वे दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने देखा कि डॉक्टर ने वार्डन को पैसे दिए और कहा कि तुमने मेरा दिन बना दिया। डॉक्टर पलटकर कमरे की तरफ आ रहा था। मैं घबरा गई और बैठ गई। डॉक्टर ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर कहने लगा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बात कहते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मुझे छू रहा था। मैंने उसे धक्का दिया तो वह पीछे की तरफ गिरने से बचा। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम्हारी खूबसूरती के लिए मैंने वार्डन को काफी पैसे दिए हैं। अब ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही शोर मचाने की जरूरत है। मैंने कहा, तो तुम लोग यहाँ मासूम लड़कियों के साथ यह सब करते हो? वह कहने लगा, हाँ, ऐसा ही समझ लो। अब तुम्हारी बारी है। उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर मुझे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। शायद वो इंजेक्शन कमजोरी बहाने वाला था, ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं और किसी को कुछ न बता पाऊं और ना ही यहाँ से भाग पाऊं। मुझे मेरे कमरे में भिजवा दिया गया था। मैं बस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी आंखें और कान खुले हुए थे। मुझे सब दिख रहा था, मैं सब सुन सकती थी, लेकिन मैं उठकर कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मैं पागल नहीं थी, लेकिन इन अस्पताल के लोगों ने मुझे सच में पागल बना दिया था। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह थी कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था। मैं तो अपने ससुराल में थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे महसूस होगा कि मैं ठीक हो रही हूँ, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। मगर यहाँ सख्त पहरा था। मैं कुछ भी करके भाग नहीं सकती थी। आज रात फिर से मुझे मॉडर्न डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो पहले डॉक्टर कर चुका था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे 2 दिन से डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा था। शायद डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे पास यह मौका अच्छा था यहाँ से भागने का, क्योंकि जब डॉक्टर होता था तो मुझे कमजोरी वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता था, जिससे मैं कमजोरी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लेकिन इन 2 दिनों में मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी। इसलिए मैं खामोशी से छुपते हुए अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गई। मगर गेट पर गार्ड बैठा हुआ था। मुझे उससे बचकर निकलना था। पीछे से मुझे कोई आता हुआ नजर आया, तो जल्दी से मैं कोने में छुप गई। मैंने देखा कि एक वार्ड बॉय था, जो किसी से बातें कर रहा था। वह दोनों आपस में बातें करने में इतनी व्यस्त थे कि मैं दरवाजा खोलकर खामोशी से वहां से निकल गई और फिर सारी रात में भटकती रही। रात के अंधेरे में मुझे एक जगह नजर आई। यह ढाबा था और इस समय बंद था क्योंकि रात के 4 बजे थे। मैं ढाबे के बाहर ही जमीन पर लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब ढाबे का मालिक आया तो पूछने लगा, तुम कौन हो? मैं बहुत बुरी हालत में थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भी बहुत गंदा हो गया था। वह आदमी समझ गया कि मैं किसी अस्पताल की मरीज हूं क्योंकि मैंने पागलखाने की ड्रेस पहनी हुई थी। वह कहने लगा, कहाँ से आई हो?
मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पागलखाने से भागकर आई हूँ। मैंने कहा, साहब, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। मेरी बात सुनकर उस ढाबे के मालिक को लगा कि मैं भीख मांग रही हूँ, इसलिए उसने मुझे खाना दे दिया, लेकिन मैं वहां से कहीं नहीं गई। उसने मुझे वहां से भगा दिया क्योंकि उसके ग्राहक आना शुरू हो गए थे। मैं जैसे तैसे चलती हुई अपनी मम्मी के घर आ गई थी। मैंने अपना हुलिया और खराब कर लिया था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके, लेकिन मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझे पहचान जाएंगे। जैसे ही मैं अपनी मम्मी के घर पहुंची तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ था। मैंने बड़ी उम्मीद से और मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी। मैं सुबह से रात तक अपने घरवालों का इंतजार करती रही। शायद वे कहीं चले गए होंगे, लेकिन उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मैं बस यही उम्मीद लगाए हुए घर के आसपास ही टहल रही थी, मगर वहां कोई भी नहीं आया। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे घरवाले मुझे पागल समझकर यहाँ से चले गए थे। सुना है कि वे कहीं और रह रहे हैं। पड़ोस की औरत मुझे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। पूरा दिन गुजर गया था। मैं भूखी प्यासी थी। मुझे लगा कि मैं उसी ढाबे पर जाऊंगी तो ढाबे का मालिक मुझे फिर से खाना दे देगा। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर अब जान लेने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि मेरे तो आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से ढाबे तक पहुंची और वहां के मालिक से हाथ जोड़कर खाने को कहा और बताया कि मेरे पास कोई नहीं है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से भगाना मत, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारे ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होगी। वह मालिक बहुत दयालु था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ और इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है। रात का समय हो गया था और मैं ढाबे के पीछे जमीन पर लेट गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मुझे डर लग रहा था क्योंकि आज पहली बार खुले आसमान के नीचे सो रही थी। मेरे सर पर कोई छत नहीं थी। कल तो मुझे थकान की वजह से नींद आ गई थी, मगर आज मुझे सुनसान इलाके से बहुत डर लग रहा था। मैं बुरी तरह से लेटे हुए रोने लगी। फिर उठकर बैठ गई और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। ना जाने क्या क्या सोच रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक भीख मांगने वाला आदमी खड़ा था। मैं उसे देखकर डर गई। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और मूंछें थीं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह मुझसे बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उसकी बात सुनकर मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी क्योंकि मुझे लगा कि वह फ्रॉड हो सकता है जो मुझे ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत करे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ अब तक बहुत गलत हो चुका है, तो अब और क्या होगा? वह आदमी कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें वक्त ने बहुत सताया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बताओ, मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, दुनिया मुझे पागल समझती है और यह ढाबे वाला मुझे भीख मांगने वाली समझता है। यह सब जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? उसने कहा। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानता हूँ। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम किस तरह से पागलखाने पहुंची, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए तो तुम्हें शादी की ऑफर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? तो वह बोला, यह समझ लो कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक संत आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने अपने दिमाग में सोच विचार किया और उससे कहा, अच्छा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी को यहाँ बीच रास्ते पर सुनसान जगह में अकेला नहीं छोड़ सकता। वह मुझे अपने साथ कुछ दूरी पर चलने के बाद एक घर में ले आया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की, यह देखकर मैं दंग रह गई। इस घर में हर सुविधा मौजूद थी। यह आदमी तो एक मामूली भिखारी लग रहा था, मगर इसके पास इतना अच्छा घर और घर में हर चीज मौजूद है, फिर भी क्यों मांगता है? मैं यही सोच रही थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वह आदमी अपनी दाढ़ी और मूंछें निकाल रहा था। मैं उसे गौर से देख रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी चीख निकल गई जब उसका असली रूप मेरे सामने आया। मैं बेहोश होने से बच गई थी। उसने मुझे थाम लिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था। मेरा पति तो मर चुका था, फिर यह कौन था? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे।
उसने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हारा पति ही हूँ। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले लगकर कहने लगी, तुम कहाँ चले गए थे, अभिषेक? वह कहने लगा, तुम तसल्ली से बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। पहले उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया और फिर मेरे हाथ में हाथ थामकर अपनी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक दोस्त शादी वाले दिन अमेरिका से उसकी शादी अटेंड करने के लिए आने वाला था, पर वह नहीं आया। रात के समय जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा, मैं आ चुका हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं उसको लेने के लिए ही जा रहा था और कार में बैठा हुआ था, जब अचानक मेरे दोस्त की फिर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की और अपने दोस्त से कहा, तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं एयरपोर्ट तक आने ही वाला हूँ। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, तुम एयरपोर्ट पर क्यों जा रहे हो, जबकि तुम्हारी शादी की पहली रात है? मैंने सोचा, तुमसे पूछता हूँ कि तुम अभी तक अपनी पत्नी के पास गए या नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम कैसे पागलपन वाली बातें कर रहे हो? तुमने अभी मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। बस, मैं तुम्हें ही लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, पागलपन वाली बातें तो तुम कर रहे हो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ? मैंने तो तुम्हें दिन में ही कॉल करके बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा आना कैंसिल हो गया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं ड्राइविंग करते करते उससे बात कर रहा था और उससे बहस कर रहा था कि तुम आज के दिन मुझसे मजाक मत करो। मैं अपनी पत्नी को कमरे में अकेला इंतजार करने के लिए छोड़ कर आया हूँ, सिर्फ तुम्हें लेने के लिए। वह मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तुम देख सकते हो, मेरे नंबर से तुम्हें कॉल नहीं आई होगी। मैंने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर ध्यान दिया और चेक किया कि किसके नंबर से कॉल आई थी, लेकिन यह देखकर मैं दंग रह गया कि वह कॉल मेरे दोस्त के नंबर से नहीं आई थी। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और मेरी गाड़ी दूर जाकर एक पेड़ से टकराई थी। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ एडमिट था। मुझे 1 घंटे के बाद होश आ गया था। मुझे काफी सारी चोटें आई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरा एक्सीडेंट करवाया गया था। उन्होंने बताया कि यह सब किसने किया था। हमारे फैमिली डॉक्टर मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। उन्हें मेरी सौतेली माँ ने ढेर सारे पैसे दिए थे और कहा था कि अभिषेक मर जाना चाहिए। उन्होंने मेरे फैमिली डॉक्टर से कहा था कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि मैं मर जाऊं। मेरी सौतेली माँ जानती थी कि मेरा इतना भारी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मेरे फैमिली डॉक्टर ने उनके कहने के मुताबिक पैसे ले लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था क्योंकि वह जानते थे कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रही है। दरअसल मैं अपने डैड का इकलौता बेटा था। मेरी मम्मी के मर जाने के बाद मेरे डैड ने मेरी सौतेली माँ से दूसरी शादी कर ली थी। वह अपने पहले पति से 2 बेटियां और 1 बेटा लेकर आई थी, मगर मेरे पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। मेरी सौतेली माँ को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बराबर क्यों नहीं की। उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मेरा एक्सीडेंट करवाया। उन्होंने ही तुम्हें पागल खाने में भिजवाया था। उन्होंने पागल खाने के डॉक्टर को पैसे दिए और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को भी यह यकीन दिलाया कि तुम पागल हो चुकी हो। मैं काफी दिनों बाद रिकवर हुआ था। डॉक्टर अंकल ने मेरी सौतेली माँ के मुताबिक मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरी बजाय किसी और की डेड बॉडी उनके हवाले कर दी थी। मेरी सौतेली माँ अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूँ, मगर डॉक्टर अंकल ने मुझे अस्पताल से गायब करवा दिया और मुझे अपने घर पर कुछ देर तक रखा और सबको यही बताया कि मैं मर चुका हूँ। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे तुम्हारी याद आई। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे लगा कि उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे मायने में भेज दिया होगा। मैंने अपनी पहचान बदल ली और मैं अपनी पहचान बदलकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे मायके के घर के बाहर पता देता था, मगर तुम मुझे यहाँ कभी दिखाई ही नहीं दी। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मेरी नजर अभी भी तुम्हारे मायके की ही टिकी हुई थी। मुझे यकीन था कि तुम कभी न कभी अपने मायके जरूर आओगी। अब जब तुम अपने मायके
सब्सक्राइब